तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और उनके रूल्स सारे हमने देखे थे, जिसमें था अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन। ये तीनों रूल हमने देखा था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। जैसे कि पहला मान लीजिए z इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया है 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1s बनाएंगे, देन 2s बनाएंगे, देन 2p बनाएंगे। 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में एक ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं हमें, 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, टोटल कितने हो गए 4। फिर 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर 10 था, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे। पहले ऑर्बिटल में 2 गया, सेकेंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन गया, एंड बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स बचे इनमें भी 2 2 फिल हो जाएंगे। तो इन टोटल देखिए हमारे पास 10 आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखा जाए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इस तरह से चलेगा। फिर एक सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप मान लीजिए एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको 16। तो ये वाला आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम सेकंड वाला देखते हैं। सभी लोग ये बना लिए? चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए z इक्वल्स टू 16 दिया था। तो एनर्जी लेवल अगर देखा जाए तो सबसे कम होती है 1s की। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s और लास्ट में 3p। इस तरह से हम पहला ऑर्बिटल बना लेंगे 1s की, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s एंड लास्ट में 3p। ये हो गया 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सभी में सिंगल सिंगल जाएंगे, फिर सारे डबल हो जाएंगे। फिर 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास हो गया अभी तक 12। फिर ये 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखा गया। और लास्ट में हमने ड्रॉ किया ऑर्बिटल में, तो हमने पाया कि 3p में एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, फील्ड है, फुल फील्ड है, और बाकी 2 हाफ फील्ड है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ये पता चल सकता है कि जो इसकी वैलेंसी है वो रहेगी 2। मतलब कि ये अगर आगे चल के बॉन्ड बनाता है तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसी तरह से और क्वेश्चन हम करते हैं आज। ये था हमारा z इक्वल्स टू 16 के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल्स टू 21। इसे ट्राई करिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 21 है तो सबसे पहले जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ तक हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 10, 11, 12, यहाँ तक हो गए 18। अब इसके बाद हमें 21 चाहिए था, तो ध्यान रखना है 3p के बाद आता है 4s। 4s में अगर हम वो प्रिंसिपल्स देखें तो सबसे पहला आता है 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। सबसे पहला आया 1s, फिर आएगा 2s, फिर आया 2p, उसके बाद 3s, फिर आता है 3p, और 3p के बाद आता है 4s, फिर 4s के बाद आता है 3d। तो इस सीक्वेंस में हमने देखा कि 3p पहले आया एनर्जी लेवल के हिसाब से, फिर उसके बाद हम गए 4s में, तो 3p 6 हुआ, फिर आए 4s में, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर आता है यहाँ पे हो गया था हमारा 18, ये हुआ 19, 20, फिर आया 3p में 1, मतलब कि ये हुआ 21। इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला यहाँ पे 1s आ गया, फिर 2s आएगा, फिर आएगा 2p, फिर आएगा यहाँ पे 3s, फिर यहाँ आएंगे 3p, फिर आएगा यहाँ पे 4s, सॉरी यहाँ पे d आएगा, p हो चुका था, 3d1, फिर हमारे पास जो ऑर्बिटल मिल रहा है ये मिल रहा है d का, d में ये जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उस पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले 4s आएगा एंड आफ्टर दैट 3d आएगा। तो ये रहा हमारा z इक्वल्स टू 21 के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। फोर्थ वन, z इक्वल्स टू 26, z इक्वल्स टू 29, z इक्वल्स टू 23, z equals to 19, z equals to 17, z equals to 26,
एंड z इक्वल्स टू 24। तो ये क्वेश्चंस है, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं कल तक। आइए मैं रिपीट कर देता हूँ। z इक्वल्स टू 26, z इक्वल्स टू 29, z इक्वल्स टू 23, देन z इक्वल्स टू 19, z इक्वल्स टू 17, z इक्वल्स टू 26, फिर z इक्वल्स टू 24। ओह 26 रिपीट हो गई है, तो आप सेकेंड वाले को कर दीजिए 28। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। एक बार रिपीट कर देता हूँ। z इक्वल्स टू 21 था, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2, क्योंकि अवो प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमने एनर्जी लेवल में देखा था 3s के बाद 3p आता है और 3p के बाद 4s आता है और इसके बाद फिर 3d आता है। तो हमने लिखा 3p6 के बाद 4s2, फिर आएगा 3d1। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे फिल कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो देखिए हमने पहले फिल किया है 4s, फिर उसके बाद 3d। ये है 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 4s, 3s, 3p, 4s एंड 3d। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क है, z इक्वल्स टू 26, z इक्वल्स टू 29, z इक्वल्स टू 23, z इक्वल्स टू 19, z इक्वल्स टू 17, z इक्वल्स टू 28, z इक्वल्स टू 24। तो ये नोट करके आप कल सॉल्व करके रखेंगे। तो चलिए, ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखा जाता है और कैसे उन्हें फिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक्चुअल शेप क्या है। देखिए हमने क्या पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में कि सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट फिर ये थ्योरी गलत प्रूफ हुई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। देन हमारे पास आया क्वांटम मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है जब n की वैल्यू 1 होती है और l की वैल्यू 0 होती है, तो l इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, s ऑर्बिटल है। l इक्वल्स टू 1 में हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो है p, l इक्वल्स टू 2 में हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो है d, और l इक्वल्स टू 3 में हमारे पास जो है वो है f। यहाँ से हमें ये पता चला कि s ऑर्बिटल जो होती है वो होती है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल होती है डम्बेल शेप की, d होती है डबल डम्बेल,
और एफ होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तो सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है। एस यहाँ पे है स्फेरिकल शेप, पी मीन्स डबल डम्बेल, डी मीन्स डबल डम्बेल एंड एफ इज कॉम्प्लेक्स। तो आइए आगे देखते हैं कि इनके शेप कैसे होंगे। सबसे पहला जो एस ऑर्बिटल है, इनके हम एक एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। तो ये सेंटर से अगर आप एक आर रेडियस मान लें, तो इस आर रेडियस फिक्स में हमें कैसा मिलेगा, एक स्फीयर की तरह मिलेगा ये। तो आप एक फुटबॉल समझ लीजिए कि जैसा कि सेंटर में फुटबॉल का सेंटर है और आजू बाजू चारों तरफ से एक ऐसा है स्फेरिकल है बॉल की तरह। तो ये हमारा जो शेप है ये किसका है, एस ऑर्बिटल का है। फिर पी का हमने पाया कि पी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स थे, L इक्वल्स टू -1, L इक्वल्स टू 0 एंड L इक्वल्स टू +1। तो इनके जो शेप हैं तीनों ही एक्सिस में हमें कैसे मिलेंगे, पहले मान लीजिए ये x डायरेक्शन में है, ये है सेंटर, तो x में ये इस तरह से हमें दिखेगा डम्बेल के शेप में। फिर सेम ऐसे ही y डायरेक्शन में देखेंगे, ये आपका सेंटर है, तो यहाँ से ऐसे डम्बेल के शेप में दिखेगा। फिर एक एक्सिस मान लीजिए आप z एक्सिस, z में भी ये हमें किसे दिखेगा, डम्बेल की तरह। तो ओवरऑल तीनों को कंबाइन करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहला है एक्स में, सेकंड है वाई में, थर्ड वन है जेड में। तो तीनों ही एक्सिस में हमें क्या मिलने वाली है, पी ऑर्बिटल मिलने वाली है। तो ये रहा हमारा ऑर्बिटल। तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है उसे हम बोलते हैं पी एक्स, सेकेंड होता है उसे बोला जाता है पी वाई, थर्ड होता है उसे बोलते हैं पी जेड। सभी से नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम डी ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। आई होप सभी का हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास शेप है वो है डबल डम्बेल। एस ऑर्बिटल का देखा हमने स्पेरिकल था, पी का डम्बेल था और डी का डबल डम्बेल। तो डी में देखिए क्या होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है डी एक्स वाई, सेकेंड होता है डी एक्स जेड, थर्ड होता है डी वाई जेड। इसका मतलब है कि डी एक्स वाई में हमारा जो डबल डम्बेल होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, सेकंड में एक्स जेड प्लेन में होगा, थर्ड में वाई जेड प्लेन में होगा। इसके बाद आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर आता है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये बनते हैं। देखिए डी एक्स वाई जो होता है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में होता है, मतलब कि ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। हम इस तरह से एक्स वाई एक्सिस में कंबाइन करके इसे बना सकते हैं। एक्स जेड में क्या होगा,
हमारा जो एक एक्सिस है वो रहेगा x, सेकेंड एक्सिस रहेगा z। ये भी इस तरह से x और z में बन जाएंगे। थर्ड जो है y z में है, एज्यूम कर लीजिए कि ये y है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ पे x और z में देखें, y और z में देखें तो इस तरह से बनेगा। फिर आता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो x एक्सिस है ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो z एक्सिस में हमारा सबसे पहला डंबल रहेगा और इसके अराउंड एक डोनट की तरह रिंग रहता है। इस तरह का एक डोनट रिंग होता है। डोनट आप ऐसा समझ सकते हैं कि बालूशाही की तरह दिखता है। वो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ये डंबल है एंड देन इसके अराउंड वो एक गोल सर्कुलर रिंग होगा जो कि बालूशाही या तो कहा जा सकता है कि डोनट की तरह दिखता है। तो ये सारे कर लीजिए। फिर लास्ट में हम देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसे पहले नोट कर लें। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला वाला इधर आप y में बना लें और दूसरा वाला इधर z में बना लें। तो इस तरह से जो ये डबल डंबल होता है, सबसे पहला स्ट्रेट, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। पहला वाला यहाँ y एक्सिस में एंड सेकंड वाला जो है वो z एक्सिस में होता है। इस तरह से हमारा बनता है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो सिंपल एक बात देख लेते हैं फिर से। डी एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है। एक एक्सिस x रहेगा, एक y रहेगा। एक्स जेड में एक x रहेगा, एक z रहेगा। इसे हम z यहाँ बना लेते हैं, पहले क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों अलग अलग प्लेन में बने। फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर जो है, डी जेड स्क्वायर में हमारा सबसे पहला x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ पे एक डंबल बनता है हमारे z एक्सिस में और एक्स वाई प्लेन में जो है वो रहेगा डोनट। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक z में बनाएंगे और एक y में बनाएंगे। इस तरह से ये एक तरह से बोला जा सकता है कि वाई जेड प्लेन में बन रहा है बट अलोंग दी एक्सिस बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा वाई जेड में यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस नहीं बन रहा था, दोनों एक्सिस के मिडिल में बन रहा था। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जो ऑर्बिटल का शेप है। इसके बाद एक ऑर्बिटल बचते हैं f। तो f का जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम ड्रॉ करके नहीं बना सकते। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट शेप फाइंड आउट नहीं किया गया है और जो फाइंड आउट किया गया है वो पूरा का पूरा हम 2D में ड्रॉ नहीं कर सकते। सो हम यहीं तक जानेंगे। यहाँ पे s का फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। s होता है स्फेरिकल, p होता है डम्बल एंड d होता है डबल डम्बल। p में 3 एक्सिस होते हैं x y एंड z। सेम वैसे ही d में 5 एक्सिस होते हैं x y x z y z एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और लास्ट में z स्क्वायर। z स्क्वायर में डोनट होता है और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में एक x की तरफ z की तरफ होता है और दूसरा y की तरफ होता है। तो सभी से नोट कर लें।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो देखिए, हमारे आसपास जो लाइटें आ रही होती है उन्हें बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो जनरली लाइट्स को हम एदर पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं या तो फिर मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। जो सोडियम लैंप से लाइट आ रही होती है या सिंगल कलर की लाइट, उन्हें हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जो वाइट लाइट होती है जिसमें सारे कलर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, सिंगल को मोनोक्रोमेटिक, वाइट लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो आप लोग देखे होंगे जो सनलाइट हमारे पास आती है वो ब्रेक होके क्या बनाती है, विबग्योर बनाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है। सेम वैसे ही जो वाइट लाइट होती है, हमारे घर में जो लाइट्स लगे होते हैं वाइट वाले एलईडीज वगैरह, एज्यूम कर लीजिए वो यहाँ से आ रही है। यहाँ पे हमने रख दिया है प्रिज्म। प्रिज्म में आने के बाद क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट होती है। सभी कलर का अपना एक अलग अलग वेवलेंथ होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव एंगल शो करती है। इस तरह से यहाँ पे हमें 7 कलर्स मिलते हैं, जिन्हें बोल दिया गया है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो ये जो कलर का डिवीज़न है ये क्यों हुआ है, उनके अलग अलग वेवलेंथ की वजह से हुआ है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम डेविएट होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा डेविएट होती है। तो इस तरह से हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो ये जो कलर का बैंड हमें मिला है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक स्क्रीन रख दिया है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग कलर का बैंड मिलेगा। इन रियल देखा जाए तो सबसे कम कौन डेविएट करेगा, रेड। सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करता है, वॉयलेट, GYOR। तो इस तरह से हमें कलर का बैंड मिलेगा। इसी कलर के बैंड को बोला जाएगा स्पेक्ट्रम, SPECTRUM। तो ये जो कलर रेंज हमें मिले हैं इन्हें क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। तो जो कलर हमें दिख रहे हैं उन्हें बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो कलर्स हम नहीं देख पा रहे हैं वो होते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। वो जनरली नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमें कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो हमें दिखाई दे। तो हम लोग जानने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। इसे मिटा देते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रम मिलने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था, जो लाइट होनी चाहिए वो कैसी करनी चाहिए, वाइट। तो हमारे पास जो लाइट रिक्वायर्ड है वो है वाइट लाइट। जो स्पेक्ट्रम हमें मिली है उसे बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट में देखिए अब 2 तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हो सकता है एमिशन स्पेक्ट्रम। पहला जो है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा जो है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे किस कंटेक्स्ट में देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेसल है जिसमें हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन गैस रखा है। अब यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे सारे किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ से किसी सोर्स से लाइट पास कराया जाएगा तो लाइट कहाँ जाएगी, इस हाइड्रोजन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसके बाद जो लाइट रे हमें मिलेगी एब्जॉर्ब होने के बाद, उसे बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब कोई एटम क्या करे, लाइट रे से उसकी सारे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ पार्ट को आगे जाने दे, उसे बोला जाता है
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स मतलब कि हमारा वाइट लाइट का, कोई भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होना चाहिए, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से नहीं, वाइट लाइट होना चाहिए। वाइट लाइट अगर आगे जा रहा है तो सेम वैसे ही एक वेसल में हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन रखा है। हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पे, तो वो पहले क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से उठ के क्या करना है, उन्हें हायर लेवल एनर्जी लेवल में जाना है। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तब यहाँ से फिर से कुछ लाइट रेज निकलेंगी और वो अलग अलग कलर में हमें ऐसे डिवाइड होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा इसे बोला जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और कुछ पार्ट ऑफ लाइट रेज को आगे जाए और एक बैंड बनाए स्पेक्ट्रम की, उसे बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर ले एंड देन उसके बाद वो एमिट करे, तब जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगी उसे बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम का बैंड है। सबसे पहले हमें मिल रही है वॉलेट, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो वॉलेट मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा वॉलेट मिल रहा है, देन इंडिगो, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। जो वॉलेट की बैंड होगी वो बहुत छोटी होगी और रेड की बैंड जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा कलर्ड मिलता है आपको और बीच में एक ब्लैक पार्टीशन होती है, फिर आपको फिर कलर्ड मिलता है और फिर ब्लैक पार्टीशन होती है। तो इस तरह के जब बैंड मिलते हैं वहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो बैंड है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और सिमिलरली अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको यही कलर दिख रही है, वॉलेट दिख रही है, फिर एक स्लिट में आप एक स्लिट की तरह यहाँ पे इंडिगो दिख रही है, देन एक स्लिट की तरह ग्रीन दिख रहा है, देन आपको येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से पतले पतले स्लिट्स में आपको दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल जो है, ओवरऑल ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा डार्क है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगी इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में हमें बहुत चौड़े चौड़े कलर के बैंड मिलेंगे, एमिशन में हमें बहुत ही पतले पतले स्लिट्स मिलेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलने वाले हैं, चौड़े बैंड मिलेंगे, एमिशन में पतले स्लिट्स मिलेंगे। तो इसे नोट डाउन आप कर लें, फिर हम आगे बढ़ें।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिल रही थी उसमें देखिए, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम होती है तो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो होती है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स से लेकर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, मतलब कि हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 7.5 इंटू 10⁻14 और एंड कहाँ पे होता है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स पे। जो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिला है ये इन्हें कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जा सकता है। एंड सेकेंड है, इसे बोला जा सकता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से ये दो नामों में ये जाना जाता है। सबसे पहला इसे हम क्या बोल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड वन इसे हम बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिली थी उसे हम बोल रहे थे लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वो डिफाइन हुआ था जब हमें वहाँ पे अलग अलग लाइंस मिले थे। अलग अलग लाइंस मिलने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि अलग अलग वेवलेंथ्स थे, उनकी वजह से अलग लाइंस मिल रहे थे। जितने वेवलेंथ्स होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उतने लाइंस हमें मिलने वाले हैं। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वेव नंबर का। वेव नंबर इक्वल्स टू वन 109,677 फिर इंटू 1/2 माइनस 1/n²। देखिए यहाँ पे जो ये नंबर है इसे बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट जो ये है n1, इसका मतलब है कि n1 जो है हमारा जिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जिस एनर्जी लेवल तक वो जा रहा है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन उठ के सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो उसका नाम होता है लाइमन। सेकेंड से अगर थर्ड में जा रहा होता है या फोर्थ में जा रहा होता है, फिफ्थ में जा रहा होता है, उसे बोला जाता है बाल्मर। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग सीरीज बनते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो बनेगा 2 से लेके n तक। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109,677 है, ये है n1 और ये है n2। तो ओवरऑल फार्मूला जो बना 109,677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये है हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला। और अगर वेव नंबर मिल जाता है तो वहाँ से हम वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं, जो कि पढ़े थे 1/वेव नंबर। तो इस तरह से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए। और ये जो सीरीज़ है इसे बोला जाता है बाल्मर सीरीज़, BALMAR, बाल्मर्स सीरीज़। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सभी लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। फिर से एक बार देख लीजिए। वेव नंबर जो है उसकी वैल्यू है 109,677
इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। बाल्मर सीरीज की बात की जाए तो n1 की वैल्यू 2 हो जाती है, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। अगर वेव नंबर दिया है तो वहाँ से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अब एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए n की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा है सीरीज का नाम, और यहाँ पे वो कौन से स्पेक्ट्रम में आ रही है हम ये लिखेंगे। तो सीरीज का नाम देखिए, n की वैल्यू जब 1 होती है तो उसे बोला जाता है लाइमन, दिस इज डबल n। सेकेंड में हमने देखा था बाल्मर्स, थर्ड में होता है पाश्चन, फोर्थ में पीफंड। सर हाँ सर थोड़ा बड़ा बनाइए सर। क्या? सर थोड़ा बड़ा बनाइए सर। जी जी जी। ये क्लियर दिख रहा है? देखिए n की वैल्यू जब 1 होती है तो हमारा सीरीज होता है लाइमन, n की वैल्यू जब 2 होती है तब होता है बाल्मर, n की वैल्यू 3 होने पर हो जाता है पाश्चन, n की वैल्यू 4 होने पर होता है ब्रैकेट, n की वैल्यू 5 पर होता है पी फंड, और n की वैल्यू 6 होने पर होता है हमफ्री। तो इस तरह से ये सीरीज चलते हैं। तो लाइमन में जो होता है वो सीरीज आती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, फिर जो बाल्मर सीरीज होती है ये होती है हमारी विजिबल रेंज के अंदर, जो हम आँख से देख सकते हैं। पाश्चन होती है इंफ्रारेड के अंदर, ब्रैकेट भी होती है इंफ्रारेड, इसके बाद पी फंड भी इंफ्रारेड एंड हमफ्री भी इंफ्रारेड। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाता है। देखिए जब n1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिले, 1 की मिले, तो उसे सीरीज कौन सी सीरीज बोली जाती है, लाइमन। 2 में बाल्मर, 3 में पाश्चन, 4 में ब्रैकेट, 5 में पीफंड एंड 6 में हमफ्री। इसमें n2 की जो वैल्यू है वो अलाउड होती है 2 3 इसके आगे जितने भी। बाल्मर में 3 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, पाश्चन में 4 से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट में 5 से, पी फंड में 6 से, और हम फ्री में 7 से। तो इस तरह से ये सीरीज चलता है। तो इसका मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा n1 से n2 में जा रहा होगा, जो कि है वैल्यू 1 से लेके 2 3 4 या किसी में भी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लाइमन सीरीज में, जिसकी स्पेक्ट्रम होगी यूवी। सेकेंड होगा तो बाल्मर, जो कि जाएगा 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी। फिर वैसे ही थर्ड से लेके आगे फोर्थ में जाता है, फिर फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स्थ में। तो ये सारे n1 की वैल्यूज़ हैं, ये सारे n2 के वैल्यूज़ हैं, और ये है हमारा स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। तो सबसे पहले में अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा, सेकंड वाला विजिबल रीजन में, थर्ड इंफ्रारेड, और बाकी सारे भी इंफ्रारेड। तो इसे आप नोट कर लें।
चलिए अब आगे देखते हैं कि इसे ड्रॉ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले n1 की वैल्यू जो है वो हमने कितनी ली थी 1, फिर n2 की वैल्यू आएगी 2, n3 की वैल्यू आएगी 3, n4 की वैल्यू आएगी 4। तो ये जो हमारा लाइन है ये एनर्जी लाइन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 के लिए। ये जो एनर्जी लाइन है ये है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल्स टू 2 के लिए। फिर ये रहा 3 और ये रहा 4। तो देखिए जितने भी लाइंस हमें 1 पे मिलेंगे, मतलब कि मान लीजिए 4 से आ रहा है 1 पे, या फिर आ रहा है 3 से लेके 1 पे, सेम वैसे ही 2 से लेके 1 पे। तो इस तरह के जितने भी लाइंस मिलते हैं ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लाइमन सीरीज के अंदर। फिर सेकेंड अगर देखें तो 4 से अगर 2 पे आता है या 3 से 2 पे आता है तो ये हो जाएगा बाल्मर सीरीज। फिर अगर मान लीजिए 4 से 3 पे आता है तो ये हो जाएगा पास्चन सीरीज। तो इस तरह से अलग अलग स्पेक्ट्रम में हमको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला जो है लाइमन सीरीज ये मिलेगा हमें यूवी रीजन के अंदर। यूवी के बाद आता है विजिबल रीजन, ये रहा विजिबल रीजन। और इसके बाद के जितने भी है वो सारे के सारे हमें किस में मिलते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। तो इस तरह से एनर्जी लेवल यहाँ बनते हैं। तो यहाँ हमने देखा n1 इक्वल्स टू 1 था, तब हमें जो सीरीज़ मिली थी लाइमन थी, वो किस रीजन के अंदर आ रही थी, यूवी रीजन के अंदर। सेकेंड जो था हमारा बाल्मर था, वो किस रीजन में थी, विजिबल रीजन में थी। फिर पास्चन थे। फिर n इक्वल्स टू इसी तरीके से अगर 5 ले लिया जाए और 6 ले लिया जाए तो देखिए 5 से भी आ रही होती तो भी हम उसे क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। 6 से भी आ रही होती तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। सेम यहाँ पे भी ये सीरीज को हम लाइमन के बाद जो है बाल्मर कहते हैं, इसे पास्चन सीरीज। फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है ये है हमारा ब्रैकेट सीरीज और एट द एंड पी फंड। तो इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे हमने सीरीज देख लिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ऐसे आएंगे कि जैसे मान लीजिए आपके वेव नंबर दिए हुए हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 19957 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए आपके पास n1 की वैल्यू दी हुई है 2, n2 की वैल्यू दी हुई है 4। अब ये कौन से सीरीज़ के अंदर आ रहा है, बाल्मर सीरीज़ के अंदर आ रहा है, क्योंकि n1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जितने भी हमारे वेव नंबर है वो निकालने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हमारे पास बाल्मर सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ में हमारे पास जो n2 की वैल्यू है वो है मान लीजिए 4, तो n1 की वैल्यू खुद हो जाएगी 2 क्योंकि बाल्मर सीरीज़ लिया हमने। फिर यहाँ पे वेव नंबर लिखाना है तो इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और डायरेक्टली हमें मिल जाएगा वेव नंबर। इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स थी, तो जो यूनिट मिलेगी वेव नंबर की वो सिर्फ नंबर में होगी, क्योंकि वेव नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे हमने देखा कि वेव नंबर कैसे निकालते हैं। सेम इसी तरीके से एक छोटी सी फार्मूला फिर इसके बाद डिराइव हुई है एनर्जी निकालने के लिए। मान लीजिए एनर्जी निकालनी है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है उसका, तो इसके लिए फार्मूला होता है -RH 1/n²। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो फर्स्ट ऑर्बिट में है
तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो RH है वो भी है रिडबर्ग कांस्टेंट बट इन टर्म्स ऑफ जूल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n अगर हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है -2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। तो जब n1 से लेके n2 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन E। इसे हम मिटा लेते हैं, आगे देखेंगे फिर। तो देखिए n1 से अगर n2 पे जंप कर रहा है मतलब कि लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, E2 माइनस E1, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो -RH इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस फिर माइनस ऑफ RH इंटू, यहाँ इसे मिटा लेते हैं, इंटू 1/n1 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी मिल गई हमें, डेल्टा इक्वल्स टू RH, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो फॉर्मूला बन गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लिए हैं एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, RH जो कि है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, फिर उसके बाद 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू जो है हमारे पास है पहले से दी हुई रहेगी कि मान लीजिए पहला ऑर्बिट है तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। फर्स्ट से अगर थर्ड में जंप कर रही है तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ हम पुटअप करेंगे, RH की वैल्यू रखेंगे, तो चेंज इन एनर्जी मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन कर रहा है या कितना एनर्जी लूज़ कर रहा है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है इसका मतलब कि एनर्जी उसने गेन किया है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है इसका मतलब कि उसने एनर्जी लूज़ किया है। तो इस तरह से हमें चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में है, इन बाल्मर सीरीज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज से शो कर रहा है और जंप कर जा रहा है वो फोर्थ ऑर्बिट में, तब यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है वो कितनी आएगी। सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज के अकॉर्डिंग n2 इक्वल्स टू 4 तक अगर जंप करता है तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे हमें देखिए दिया गया है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाती है 2, n1 हमें दिया है, n2 हमें दिया है। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, बस इस फॉर्मूले में डालना है और आपको सॉल्व करना है। फिर आप ये कंप्लीट कर लीजिए, देन कल से हम इसके आगे की फिर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लिंक तो लाए हैं, देख लिया ना कहाँ रखे। देखा नहीं, मेरे पास नया मार्कर है तो अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो नया मार्कर। हाँ वो बायो सर लाए हैं, बायो वाले सर लिंक हाँ, लाए। बायो वाला वो जो एक अलमारी है ना बायो हाँ। में उसी में रखा हुआ है। ठीक। इनको भी बोल रहा हूँ ये गर्ल्स कैंपस वाले को, इनको भी डब्बा लेके आना। थैंक यू सर। आज टेक्निकल इशू के कारण कुछ देर से मेरा म्यूट हो गया था अच्छा। उससे।
फिर से रिपीट करना पड़ा, फिर देख लिया नहीं तो पूरा क्लास खत्म हो जाता है। हाँ, इसको देख लिया करो। हाँ, बीच बीच में देखना पड़ेगा।